Yes, good morning. सुशासन के अंदर हमें दो फेसेट्स करने रह गए थे। सुशासन से संबंधित महत्वपूर्ण पहल और सुशासन के मार्ग में आने वाली बाधाएं। इसके बाद हम लोग ई शासन में प्रवेश कर जाएंगे, ई गवर्नेंस में। ठीक है, देखिए, हमने सुशासन का अभिप्राय समझ रखा है। हमने यह भी समझ लिया कि सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पे किन 8 मानकों की वकालत की जाती है, उनके बारे में भी विस्तार से हम लोग जान पाए हैं। तो आज सुशासन के अंदर बेसिकली 3 छोटे छोटे फैसेट्स हैं जिन्हें हमें समझना होता है। एक तो सुशासन से संबंधित महत्वपूर्ण पहल, दूसरा सुशासन के मार्ग में आने वाली बाधाएं, और फिर हम लोग जानेंगे सुशासन सूचकांक क्या होता है ना। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। सुशासन सूचकांक। इसे कर लेने के बाद फिर हम लोग स्विच कर जाएंगे ई गवर्नेंस में, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कंसेप्चुअल भी है। उसमें देखो जी, एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेना आप, क्वेश्चन हमेशा 99.9% केस में सिलेबस के अंदर से ही पूछता है। तो अगर आप कहेंगे कि वहां से क्वेश्चन है, तो सिलेबस का भी तो हिस्सा है। ईमानदारी से सिलेबस पे वर्कआउट कर लीजिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और ये सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद जब आप समकालीन मुद्दे पढ़ेंगे, समसामयिक मुद्दे, तो वहाँ पर भी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। कोई भी आर्टिकल होगा, एडिटोरियल होगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। अब जरा बताइए, जब तक आपको इंडियन गवर्नेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कि कारपोरेट गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस किसे कहते हैं, आप सिटीजन चार्टर का नाम ही नहीं सुने हैं, माना कि आप आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे होते, बताइए क्या आवश्यक रूप से आप सिटीजन चार्टर का नाम याद रखते हैं? कई लोग तो 4-6 महीने कोचिंग करने के बाद नाम सुने होंगे, या हो सकता है कई लोग मेरे साथ पहली बार सुन रहे हो क्लास में। नागरिक घोषणा पत्र, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। जब कोई फीचर आर्टिकल आपके सामने हो, लाइक एक्सप्रेस का या हिंदू का, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी? नहीं आएंगी। कुछ तो बेसिक चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, जैसे आपको इंडियन इकोनॉमी का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ी मोड़ी ग्लोबल इकोनॉमी का ज्ञान होना चाहिए। अब पता चला कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं और आपको टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, कैसे समझेंगे? कम से कम सिविल सेवा का सिलेबस आपको ये सारी चीज़ें सीखने का बढ़िया अवसर प्रदान करता है, बढ़िया अवसर। हाँ, और सौभाग्य से ढंग की गाइडेंस मिल जाए तो सोने पर सुहागा। चलिए, सुशासन से संबंधित जो हमारे यहाँ महत्वपूर्ण पहल की गई है ना, या की जा रही है, संक्षेप में उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं,
क्योंकि सुशासन का सीधा मतलब समझ लीजिए ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जन भागीदारी हो, जवाबदेहिता हो, पारदर्शिता हो, प्रभाविकता हो, समानता एवं समावेशिता हो, उसी को सुशासन कहेंगे ना। तो आप बताइए, हमारे यहाँ दार्शनिक क्षेत्र में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने की अब तक की जो सबसे अहम पहल की गई है, आप कह सकते हैं ना, स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना। इन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बिल्कुल। आप रिफरेंस में 1992 के इन दोनों अधिनियमों को आप कंसीडर कर सकते हैं, है ना। 1992 में, नहीं जी अभी कुछ नहीं लिखवाया हूँ, अभी आप ध्यान से समझिए जो मैं समझा रहा हूँ। कोई बात नहीं, पहली क्लास में इन्होंने ये कहा कि पिछली क्लास में आपने सुशासन की बाधाएं हेडिंग पहले लिखवाई थी और बाद में सुशासन के मार्ग, सुशासन की पहल। क्या फर्क पड़ता है? अगर मान लीजिए कि दूसरे को पहले कर रहे हैं तो ऐसे कर लो और इसको ऐसे कर लेना। दूसरा पहले नंबर पे आ जाएगा, पहला दूसरे नंबर पे। ये कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। अब देखिए, क्योंकि इस पहल को लेकर जो पृष्ठभूमि थी वो तो बहुत पहले से बनने लगी थी। खास करके जब हमारी अ, अंतरिम सरकार का दौर था, उसी समय से आप देखेंगे भारत सरकार का ये प्राथमिक एजेंडा बन गया कि सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण पहल होगी हम करेंगे। और इसी कड़ी में आप देखेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए गए थे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवाएं, और फिर इन्हीं की समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। और उन्होंने साफ साफ कहा, शासन में जन सहभागिता का अभाव है, यही कारण है कि सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ तृणमूल स्तर पर लोगों को हासिल नहीं हो पा रहा है। तृणमूल मतलब ग्रास रूट लेवल, धरातल पे। तो वजह क्या रही? वजह ये होती है, मतलब वजह ये बताई गई कि जब जनता शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में सहभागी नहीं होगी तो कैसे अपनी आवाज़ उठा पाएगी कि हमारे लिए सरकार को क्या करना चाहिए, या फिर सरकार जो कर रही है उसका हमें कितना लाभ मिला, नहीं मिला, ये जवाबदेही कैसे तय होगी। तो कहा गया कि पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं उनको रिवाइव किया जाए। संविधान तो उनकी बात कर ही रहा था, उस पर काम किया जाए। और आगे चलकर आपको मालूम ही है कि बी आर मेहता समिति की अनुशंसा पर हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी गई। और बाद में थुंगनु समिति की अनुशंसा पे हमारे यहाँ अ, हम ये स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिकता प्रदान की गई, गण समिति के अनुशंसा 86 में। मतलब उनकी उन्हीं के अनुशंसा पे 86 में अनुशंसा आई थी कि स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को अगर संवैधानिकता प्रदान कर दिया जाए तो ये अधिक असरदार तरीके से, प्रभावी तरीके से काम करेंगी। और उसी की बुनियाद पर देखेंगे 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ 1992 में। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब लोकल, आप कह सकते हैं रूरल सेल्फ गवर्नमेंट और अर्बन गवर्नमेंट। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ और शहरी स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ। इनको क्या दिया गया? संवैधानिकता प्रदान की गई 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से।
अब संवैधानिकता प्रदान कर देने से क्या हुआ, अब एक तरह से इनकी नियमितता, रेगुलारिटी बन गई, मतलब नियमित चुनाव होने लगे। जब नियमित चुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है नियमित प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित होगा। यह भी तय किया गया कि स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को कितने विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। जैसे रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ जिनको हम पंचायती राज संस्था कहते हैं, पीआरआईज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इनको कुल 29 विषयों पर अधिकार, मतलब निर्णय लेने की शक्ति आवंटित की गई। हालांकि वो राज्य सरकार के हवाले छोड़ दिया गया कि राज्य सरकार जैसा उचित समझे उसके अनुसार निर्णय ले, और उपलब्ध इनके हिस्से के जो 29 विषय हैं, आखिर उनमें से कितने विषयों पर ये निर्णय ले सकते हैं, फाइनली राज्य सरकार निर्धारित करेगी। वो अलग बात है, लेकिन कम से कम ये तो इनको रियलाइज कराया गया ना कि आपके पास कुछ पावर है। ठीक। फिर देखेंगे शहरी स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ जिनको हम नगर पालिका शासन कहते हैं, इनको भी 18 विषयों पर निर्णय लेने की अधिकारिता प्रदान की गई कि आप इन 18 विषयों पर निर्णय ले सकते हैं। प्लस इन्हीं के तत्वाधान में आप देखेंगे अनुच्छेद 243 आई और वाई के सौजन्य से राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है ना। फिर आप देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग, ये सारे बदलाव हुए, तो आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र को ग्रास रूट लेवल पर पहुंचाने की कोशिश की गई, पहुंचाया भी गया। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी पंचायती राज की संस्थाएं, या फिर आप यूं कह लें कि स्थानीय स्वशासन की इकाइयां, चाहे वो ग्रामीण हो या फिर शहरी हो, ये कहीं ना कहीं शासनिक परिक्षेत्र में जन सहभागिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वो अलग बात है, इनसे हम जितनी अपेक्षा कर रहे थे, उम्मीदें कर रहे थे, उतना ये नहीं कर पाई हैं, पर ठीक है। अब जैसे समस्या क्या है, इसके पीछे सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण सामाजिक ढांचा की ही है। अब ग्रामीण सामाजिक ढांचा कैसा है, सामंती प्रवृत्ति का है, रूढ़िवादी प्रवृत्ति का है, उतना प्रोग्रेसिव नहीं है। अब कोई महिला प्रधान बन गई तो उसका पति गाड़ी पर प्रधानपति बोर्ड लगाकर घूम रहा है, और उसी को लोग प्रधान जी बोल रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, बट धीरे धीरे बदलेंगी। कैसे पंचायत वेब सीरीज में कलेक्टर साहिबा फटकार लगाती हैं, तुम हटो यहाँ से, जब तुम पंचायत मुखिया नहीं हो तो क्या है वो, फिर उसके बाद वो डर के पीछे खड़े रहते हैं। तो ऐसे चीज़ें धीरे धीरे जब जागरूकता आएगी तो चीज़ें बदलेंगी। क्लियर है ये बात? हाँ। तो आप कह सकते हैं ना कि 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कहीं ना कहीं सुशासन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा सकता है। ठीक। अब देखिए, अधिकारों से संबंधित कुछ संस्थागत सुधार, अधिकारों से संबंधित कुछ संस्थागत सुधार, जैसे आपको बताऊं, 1992 में, 1992 ईस्वी में हमारे यहाँ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का गठन हुआ है ना, एनसीडब्ल्यू, राष्ट्रीय महिला आयोग। 92 में ही हुआ था ना। हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग। इसे बेसिकली राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तत्वाधान में स्थापित किया गया। यानी एक वैधानिक निकाय है, या कह सकते हैं सांविधिक निकाय है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। इसको चाहे तो आप संविधिक कह ले या फिर वैधानिक, एक ही होता है। संसद के कानून के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है ना, तो वैधानिक निकाय है। इस कानून के माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, 1990, 92 नहीं। कानून कौन था? अधिनियम, राष्ट्रीय
महिला आयोग अधिनियम 1990 के सौजन्य से 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। अब देखिए, ये आयोग कौन सा दायित्व निभाता है? ये महिलाओं से संबंधित हर एक प्रकार की चिंताओं को दूर करने की पहल करता है। जैसे मान लीजिए, संविधान के तहत या कानून के तहत महिलाओं के लिए जो भी व्यवस्था की गई है, उसकी ये समीक्षा करता है। अब मान लीजिए, संविधान जेंडर जस्टिस की बात कर रहा है। संविधान का अनुच्छेद 15 परंतु 4 कहता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य इनके पक्ष में सकारात्मक विभेद पैदा कर सकता है। तो महिला आयोग निरंतर स्टेट को पिंग करेगा। पिंग करना समझ रहे हैं? बताते रहेगा, काइंडली हैव अ लुक ऑन टू आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड प्लीज डू समथिंग फॉर द वीमेन। जब बार बार उनको उकसाया जाएगा, इशारा दिलाया जाएगा, तो कभी तो नज़र पड़ेगी। महिलाओं से संबंधित ये रिपोर्ट तैयार करते हैं कि भाई शैक्षणिक स्तर पे, स्वास्थ्य मानकों में, आर्थिक स्तर पे पुरुषों की तुलना में या अन्य वर्गों की तुलना में अभी क्या कुछ पिछड़ापन है, राजनैतिक स्तर पे और क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इससे संबंधित चीज़ें ये सरकार को अवगत कराते रहते हैं। प्लस महिलाओं के खिलाफ जो भी हिंसा, उत्पीड़न, अत्याचार होता है, उससे संबंधित भी ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। आप समझ लीजिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का जो स्टेटस है वो दीवानी न्यायालय का है, सिविल कोर्ट का। तो सिविल कोर्ट की सारी शक्तियाँ इसके पास होती है, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास। ठीक है। तो मिला जुला के आप यूँ कह लीजिए कि महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये पहल की गई कि नहीं? डोंट यू थिंक इट्स अ काइंड ऑफ गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव? गुड। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इसकी स्थापना कब की गई? 1993 में, है ना, 1993 में। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1993 के ही तत्वाधान में इसकी स्थापना की। बात समझ रहे हैं? वैसे स्थापना, क्या स्थापना तो इसकी आपको बताऊं 1967 में ही हो चुकी थी, लेकिन इसे वैधानिक दर्जा मिला 1993 में। वैधानिक दर्जा मिला, ये मेंशन कर लीजिएगा। ये कब वैधानिक दर्जा मिला? 1993 में। कैसे? एक कानून के माध्यम से, संसद के कानून के माध्यम से। कानून क्या है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1993। अब जाहिर सी बात है, देश के अल्पसंख्यकों के चिंताओं को यह एड्रेस करता है ना। अब हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों की दो श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक। और इस तरह से कुल धर्म के आधार पर अगर देखा जाए तो 6 प्रोमिनेंट अल्पसंख्यक समुदाय हमारे यहाँ देखने को मिलता है। कौन कौन सा? मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और, हाँ, क्लियर है ये बात? तो इन सब की चिंताओं को ये एड्रेस करने की कोशिश करता है। हालांकि ध्यान रखिएगा, इनमें से किसी के पास वास्तविक शक्ति नहीं है। ये सारे के सारे केवल सलाहकारी शक्ति रखते हैं, लेकिन कम से कम सरकार का ध्यान तो आकृष्ट कर पाते हैं संबंधित वर्ग की समस्याओं के मद्देनजर। ये भी एक पहल ही माना जाएगा। ज्योति करिए सर, लग रहा है हवा में तीर चल रहा है बोर्ड पर। अगर आप टाइप करने पर कम ध्यान दें और लेक्चर पर अधिक ध्यान दें तो मुझे लगता है कि आपके लिए अधिक हितकर होगा। उधर कोई कह रहा है रिंकी की दीदी। हाँ, ये सब मत लिखा करिए, चुनावी मौसम है। तो हाँ, ये चैट हटा ही दीजिए। कुछ बच्चे एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं।
एंटरटेनमेंट तब नहीं होता जब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की फी बराबर रख दी जाती ना, फिर एंटरटेनमेंट बंद हो जाता। लेकिन एक ट्रेंड चल गया है कोचिंग इंडस्ट्री में, जो ऑनलाइन कर रहा है उसकी फ़ी घटा दो, ऑफलाइन की बढ़ा दो, अन्यथा नॉन सीरियस जो जेंट्री है वो ऐसे ही स्क्रूटिनाइज हो जाती है। देखेंगे सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और आपको तीर कमान दिख रहा है। हाँ चलो, तीसरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट। अच्छा ध्यान रखिएगा, इन आयोगों पर चर्चा करने से संबंधित सवाल नहीं पूछेगा, इनका केवल आपको रेफरेंस देना है। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, द नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, एनसीएचआर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका भी गठन 1993 में ही हुआ। जाहिर सी बात है, दुनिया में आज मानवाधिकार एक बेहद ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है और हर देश अपने आप को वैश्विक बिरादरी के सामने सभ्य समाज के रूप में जब प्रस्तुत करना चाहता है, वो यही सारे रिकॉर्डों को प्रस्तुत करता है कि आइए देखिए हमारे यहाँ मानवाधिकार का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अगर मानवाधिकार का रिकॉर्ड खराब होगा तो तय मानिए कई मानकों पर आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। आज के वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आना बंद हो जाएगा, विदेशी कंपनियां आपके यहाँ आकर इस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं करेंगी। उन्हें मालूम है ये सब असभ्य हैं, ये ह्यूमन राइट्स का सम्मान नहीं करते। और आपको नहीं लगता कि मानवाधिकार को बनाए रखने के लिए या मानवाधिकार का सम्मान करने के लिए कई मुद्दों पर हमें काम करना पड़ता है? जैसे विभेद विहीन समाज का सृजन। ऐसा नहीं कि विभेद मूलक समाज हो और आप कहे कि नहीं मानवाधिकार की सुरक्षा हो रही है। कैसे सुरक्षा हो रही है? आपने मेरे साथ भेदभाव कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया जो मनोवैज्ञानिक रूप से मुझे बता रहा है कि ये मुझे हीन समझ रहे हैं। बताइए, मेरे मानवाधिकार का हनन हुआ कि नहीं? ये मेरे गरिमापूर्ण जीवन पे एक चोट है कि नहीं? सीधी सी बात है। तो आमतौर पे विभेद मूलक समाज में इस तरह की चीज़ें होती रहती है। तो पहले सुनिश्चित करिए कि क्या विभेद विहीन समाज का गठन आप कर पा रहे हैं। और विभेद का मतलब केवल सामाजिक स्तर पे नहीं होता, आर्थिक स्तर पे, राजनैतिक स्तर पे, इनफैक्ट न्यायिक स्तर पे। आपके पास पैसा है, न्याय प्राप्ति के सारे दरवाजे खुले हैं, इनके पास पैसा नहीं है, आपको नहीं लगता कि न्याय प्राप्ति के कई सारे रास्ते इनके बंद हो जाएंगे? सीधी सी बात। इसी को कहते हैं विषम समाज, ऑड सोसाइटी। कोशिश क्या होनी चाहिए? समतामूलक समाज का सृजन। अगर समतामूलक समाज है तो मानवाधिकारों की हिफाजत होगी। अगर समाज में परंपरावाद या रूढ़ियां हावी नहीं हैं तो भी मानवाधिकार के लिए ठीक है, क्योंकि रूढ़ियां कई बार हमें गलत मार्ग पर चलने के लिए, अतार्किक मार्ग पर चलने के लिए प्रेषित करती है। अतार्किक मार्ग। अब मैं आपको एक वाकया बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे कई बार सामाजिक रूढ़ियाँ हमें आ, गलत राह पे लेकर चली जाती हैं। बिहार में एक शहर है आरा, नाम सुना होगा आप लोग, पटना के पास में। आरा बलिया, हाँ अब अभी का तो मुझे नहीं मालूम, ये मैं वाकया आपको बता रहा हूँ 25 साल पहले का। आप में से कई पैदा भी नहीं हुए होंगे। हाँ, तब आरा रेलवे जंक्शन के पास लिट्टी कचौड़ी की दुकानें लगी होती थी, छोटी छोटी दुकानें। और वहाँ वो कचौड़ी बॉयल करके बेच, बॉयल कर उबाल कर या पहले छान कर, एग्जैक्टली हाँ वो बेचते थे। और आम तौर पे लोग जो राहगीर हैं, यात्री वगैरह, वो बड़े चाव से उसे खाते थे। ये बिल्कुल मैं आपको प्रत्यक्ष आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। किसी प्रयोजन से मैं भी वहीं आसपास था और मैं देखा कि एक दुकान पे एक लिट्टी खाने वाला ग्राहक दुकानदार से पूरी तरह झगड़ा कर रहा है, मतलब मारपीट।
मेरे अंदर थोड़ी उत्सुकता आई, देखे क्या चल रहा है। जब मैं नज़दीक गया तो पता चला कि उसने लहसुन प्याज वाली लिट्टी उसे दे दिया है, और दौर था छठ पूजा का। अब देखिए, मैं किसी की आस्था को चोटिल करने के प्रयास से ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन बताइए उस दुकानदार का क्या दोष है? जब तुम्हें इतनी चिंता है किसी पर्व की या जो भी, तो बाहर का खाना खाना ही नहीं चाहिए था। और जब लिट्टी तुमने लिया भी तो ये पूछ लिया होता कि लहसुन प्याज मुक्त है कि नहीं। समझ रहे मेरी बात? अब चूंकि वो खा लिया, शुरू में बहुत ध्यान नहीं दिया होगा, बाद में सामाजिक नैतिकता उसे पिंच कर रही होगी दिमाग में। सोशल मोरालिटी। छठ महापर्व है, ये कैसे होगा? देखो, छठ महापर्व ये भी कहना अन्य पर्वों के साथ एक प्रकार की हिंसा है। तो सारे पर्व हैं तो इसे भी पर्व कहिए। ये वैचारिक हिंसा है। हिंसा केवल ढिसुम ढिसुम ही नहीं होती। वैचारिक हिंसा भी हिंसा होती है। तो खैर, मैं इन चीज़ों पर नहीं जाऊंगा। वो मेरा भी त्यौहार है, आपको बताऊं, बट मैं तार्किक पक्ष आपके सामने रख रहा हूं। अब आपको नहीं लगता कि वो सामाजिक नैतिकता के दबाव में आकर लड़ाई झगड़ा कर डाला? और तय मानिए, मैं जाकर बीच बचाव कर दिया, नहीं सारे दुकानदार मिलके उसे इतना कचरते कि वो जिंदगी भर याद रखता। तो मेरे साथ और लोग भी थे, हम जाकर बीच बचाव कर दिए, मामला रुक गया। समझ रहे मेरी बात? हाँ। अब समझ में आया सामाजिक परंपराएं और रूढ़ियां, हाँ, किस तरीके से। हाँ। चलो अगला पॉइंट। अच्छा, ये जितने महिला आयोग हैं, मानवाधिकार आयोग हैं, अल्पसंख्यक आयोग हैं, सबकी प्रकृति रिकमेंडेटरी है। यानी केवल ये सिफारिशें दे सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं। खुद के पास वैसी कोई प्राधिकारी शक्ति नहीं है। अब ठीक है, सरकार पे प्रेशर तो बना ही देते हैं ये। और सरकार अगर इनकी नहीं सुनेगी तो मीडिया के सामने पब्लिश कर देंगे, देखो सरकार को हम बार बार लिख रहे हैं, ये सरकार मानवाधिकार के प्रति जरा भी तत्पर नहीं है। जनता कहेगी चिंता मत करो, फरवरी में ही चुनाव है। अच्छा देखिए, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसके माध्यम से इसके माध्यम से अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक किया गया, है ना? पृथक किया गया। पहले दोनों एक ही था, अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग। इस अमेंडमेंट के माध्यम से नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, दे गॉट डिवाइडेड। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इन दोनों आयोगों को पृथक किया गया, अलग कर दिया गया। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 338 में और जनजाति आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 338A में। तो आप कह सकते हैं कि इस पहल के माध्यम से आपको नहीं लगता कि अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग से ताल्लुक रखने वाले लोगों के हितों को बढ़ावा देने की पहल की गई? ये सब गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हैं, है ना? आगे बढ़ो। हमारे यहाँ 1996 ईस्वी में
सिटीजन चार्टर तैयार किया गया। जिसे 97 में लागू कर दिया गया। ये भी क्या है, एक प्रकार की सुशासन से संबंधित पहल है। देखिए सिटीजन चार्टर में क्या होता है, सरकार के अलग अलग विभाग, हालांकि इस पर विस्तार से मैं एक लेक्चर लूंगा, लगभग 2 घंटे का लेक्चर इस पे मैं दूंगा आपको, बट अभी बस संक्षेप में समझ लीजिए, क्योंकि पहल के रूप में तो जस्ट मेंशन करना है ना। तो सिटीजन चार्टर के अंदर सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग, अस्कंध, ये नागरिकों के सामने एक तरह से कह सकते हैं डिक्लेरेशन लेटर शो करते हैं, घोषणा पत्र। देखो जी, हम ये जो पहल करने वाले हैं, ये आपके जीवन के किन किन हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। कहने का मतलब कि आपके लिए कितनी लाभकारी हो सकती है, हम आपके लिए क्या क्या करने वाले हैं। सीधी भाषा में कह लीजिए, सरकार के द्वारा जनता के सामने प्रस्तुत की गई कटिबद्धता, कमिटमेंट, कि हम आपसे ऐसा करने का कमिटमेंट करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव। ठीक है, अब चूंकि ई गवर्नेंस का दौर आ गया है, तो अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। तो सरकार आसानी से जनता के साथ एक इंटरफेस, इंटरफेस समझ रहे हैं, अंतरा फलक, देसी भाषा में कह लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां जनता सरकारी तंत्र से संपर्क कर सकती है कि बताइए हमारे लिए ऐसा ऐसा करने को आपने नागरिक घोषणा पत्र में घोषणा की थी, या कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये भी एक गुड गवर्नेंस के मार्ग में अच्छी पहल मानी जा सकती है। और कौन सी पहल है हमारे यहाँ, वर्ष 2006 में, मतलब 5 में तैयार किया गया, 6 में लागू किया गया, कहीं 2005 भी लिखा होगा तो परेशान मत होइएगा। प्रधानमंत्री पुरस्कार, पुरस्कारों की घोषणा। इसका मतलब समझ रहे हैं, शासन के क्षेत्र में चाहे आप बड़े पदाधिकारी हो या स्थानीय स्तर के शासनिक पदाधिकारी हो, सभी को उनके कार्य क्षेत्र में की गई उत्कृष्टता के एवज में प्रधानमंत्री पुरस्कार दिए जाएंगे। इससे शासनिक तंत्र, आपको नहीं लगता कि शासन के क्षेत्र में अधिक जवाबदेहिता सुनिश्चित करेगा, अधिक पारदर्शी तरीके से काम करेगा। ये इनिशिएटिव की गई है। थोड़ा इससे पहले ही चले तो सूचना प्रौद्योगिकी कानून, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000, ये पारित किया गया। 2005 में आ जाइए, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। क्लियर ये बात। इसके अलावा देखेंगे महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए दहेज निरोधी कानून, इंटीग्रेटेड वीमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, है ना, एकीकृत महिला विकास कार्यक्रम। तो ये तमाम चीज़ें सरकार के द्वारा की जाती रही समय समय पर। आप इनको गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। सरकार इस तरह की पहलकारी कदम निरंतर उठा रही है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा, इसमें आईटी एक्ट 2000, आरटीआई 2005, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। मैं एक साथ ये सारे एक्ट्स पढ़ाऊंगा, लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट, हाँ, बट उसके पहले के सिलेबस को कवर अप करने के बाद लास्ट में इसको करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछे, भाई बताओ सुशासन से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण पहल है। अच्छा, चुनावी सुधार को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, चुनावी सुधार, ये सारी पहल। सुशासन के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन सी हैं? बाधाएं, गतिरोध, ऑब्स्टेकल्स, डेडलॉक्स ऑन द वे ऑफ गुड गवर्नेंस। सुशासन के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं बताइए। बहुत बढ़िया, जनता में जागरूकता का अभाव, एकदम सॉलिड रीजन आपने बताया। उत्तरदायित्व की कमी, एग्जैक्टली, है ना। अकाउंटेबिलिटी का अभाव, वो भी कहाँ, सरकारी तंत्र में। और ये भी सही कह रहे हैं, बिल्कुल, मीडिया के द्वारा
तटस्थ व पारदर्शी भूमिका का निर्वहन न किया जाना, यह है ना एक। हाँ, वो तो उत्तरदायी तो बता दिए तो आ जाएगा, चाहे तो लिख सकते हैं। लाल फीताशाही। अच्छा, ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए जन कल्याण के लिए सरकार के द्वारा जो नियम लागू किए गए हैं, हो सकता है शासनिक तंत्र उनका कार्यान्वयन ठीक तरीके से न कर पा रहा हो, है ना। तो कानूनों का अप्रभावी कार्यान्वयन, ये भी एक वजह हो सकता है। कि जितनी वजह है, ये सब मोइली आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में बताई है। वीरप्पा मोइली, जिसको द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग कहते हैं। देखिए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने वर्ष 2009 में प्रस्तुत प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट थी भाई? रिपोर्ट थी नागरिक केंद्रित शासन, सुशासन का हृदय। रिपोर्ट का टाइटल क्या था? नागरिक केंद्रित शासन, कोलोन के बाद क्या लिखेंगे? सुशासन का हृदय। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि सुशासन के मार्ग में मूलतः 5 बाधाएं हैं। कितनी बाधाएं हैं? 5 बाधाएं। पहली बाधा, सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक, और इसके अंडर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एटीट्यूडनल, एटीट्यूडनल समस्याएं। सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्याएं। सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्या। दूसरी समस्या को, कौन सी समस्या पिन पॉइंट किया मोइली आयोग ने, यानी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट में, नागरिक केंद्रित शासन सुशासन का हृदय नामक रिपोर्ट में? दूसरी जो प्रॉब्लम नोटिस की गई या पिन पॉइंट की गई, वो है उत्तरदायित्व का अभाव। क्या है? उत्तरदायित्व यानी जवाबदेही। जवाबदेही का अभाव। तीसरी समस्या, लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म। सामान्य भाषा में इसको कहते हैं प्रशासनिक लेट लतीफी, प्रशासनिक हिला हवाली, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही। चौथा क्या है? नागरिकों का अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक न होना। जब नागरिक जागरूकता नहीं होगी, तो आपको नहीं लगता कि
शासन में जन सहभागिता भी नहीं हो पाएगी। हाँ, और पांचवी कौन सी कमी निकाली इस रिपोर्ट ने? कानूनों का इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, अप्रभावी कार्यान्वयन, अप्रभावी कार्यान्वयन, है ना। ये पांच ऐसी वजह है जो सुशासन के मार्ग में बाधाएं पैदा कर रहा है। समझ रहे मेरी बात? हाँ। अब तक हमने सुशासन के अंदर जो भी विमर्श किया है उसके आधार पे बड़ी आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्या से क्या अभिप्राय है। आप चाहें तो इसमें केस स्टडीज वगैरह भी दे सकते हैं। आपको याद दिलाऊं, कोविड के समय में देखा होगा आपने, त्रिपुरा काडर का एक आईएएस ऑफिसर था, तो बेसिकली वो हिंदी स्पीकिंग जोन से आते हैं, संभवतः उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले। त्रिपुरा काडर मिला, मतलब त्रिपुरा में वो पोस्टेड थे। और एक नॉर्थ इंडियन फैमिली ही थी। शादी वादी के समय शायद शादी के जो पैरामीटर्स वहाँ तय किए जाते थे कोविड के दौर में, गाइडलाइंस, तो संभवतः थोड़ी गाइडलाइन की लोगों ने अनदेखी की होगी और उस पर उन्होंने बड़ी अभद्र तरीके से उन लोगों से वो पेश आए। ये अभिवृत्ति मूलक समस्या ही है। कल भी इस पर हम लोगों ने बात की थी। जब तक आप आईएएस नहीं बनते, क्लास वन कैटेगरी में नहीं जाते, तब तक तो जन सामान्य की खूब चिंताएं करते हैं। और जब आप खुद अभिजन श्रेणी में चले जाते हैं, एलीट कैटेगरी में, तो कॉमनर्स आपको, हाँ मतलब, अब अच्छे नहीं लगते। ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसा है, बट ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि आप एटीट्यूडनल प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं। इसके पीछे ब्रिटिश लिगेसी भी जिम्मेदार है। प्रशिक्षण के दौरान ही आपको रियलाइज करा दिया जाएगा कि आप जन सामान्य से अलग हैं। अभिवृत्ति मूलक समस्या वहीं से पैदा हो जाती है। और जब पोस्टिंग होगी तो पता चला कि आपके जूते का लेस बांधने के लिए एक बैठा हुआ है। अब अगर आपने ऐसा नहीं किया तो लोग आपके समूह वाले कहेंगे, यू डोंट हैव OLQ, आपके पास ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है। फिर कहेंगे ओ हो नहीं, हमें भी वो डेवलप करनी होगी। और ये जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी है ना, यही सारी फसाद की जड़ है, एटीट्यूडनल फसाद। ये चीज़ें है। बस जन सामान्य के द्वारा सिविल सेवकों का महिमा मंडल, पेरेंट्स अपने बच्चों को, जब वो पढ़ाई अभी शुरू नहीं किया है उसके पहले ही रटवा देंगे, व्हाट यू हैव टू बिकम इन फ्यूचर। कुछ बोले, ये बोलेंगे, ऑलवेज रिमेंबर टू सर्विसेज, फर्स्ट IAS, सेकंड IPS। अब आपको नहीं लगता कि ये अपने आप में एटीट्यूडनल प्रॉब्लम की बुनियाद है? अब उसके दिमाग में ये सर्विसेज चढ़ जाएंगी। अब पता चला कि दिल्ली मुखर्जी नगर आया तो उस सिविल लाइन इलाके में जाकर घूमेगा कि कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बंगलो दिख जाए। उसी से वो मोटिवेट होगा, इंस्पायर होगा। ये सारी चीज़ें अभिवृत्ति मूलक समस्याएं पैदा करती हैं। समझ रहे मेरी बात? एटीट्यूडनल प्रॉब्लम। और इसकी वजह से कई बार आप देखेंगे, आप इनके ऑफिस की जाकर स्ट्रक्चर देखिए, हालांकि उसको दूसरे तरीके से खारिज भी कर सकते हैं, बट अमूमन ऐसा होगा, जन सामान्य उतनी सहजता से इनसे नहीं मिल पाते। हाँ, जैसे कलेक्ट्रेट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का सामने कार्यालय है, लिखा हुआ है कार्यालय जिलाधीश, और गेट पे चार पांच, हाँ, गार्ड खड़े हैं कार्बाइन लिए हुए, से लटकाए। अब बताइए, जन सामान्य व्यक्ति तो ऐसे ही पुलिस को देखकर हिल जाता है। आप जब भी किसी मुद्दे पर विचार करिए तो अंतिम व्यक्ति को दिमाग में रखकर करिए, अपने को रखकर नहीं, अपने को रखकर नहीं। ये है, ये एक समस्या है। तो आपको नहीं लगता कि इस लाव लश्कर को कम करने की जरूरत है? भाई, आपको क्या समस्या है? कौन नुकसान पहुंचा देगा? तब आपको ये चार चार गनर क्यों चाहिए? आप अच्छा काम करिए,
लोगों को समझाइए कि देखिए, इस योजना पर आपका हक नहीं बनता, इनका हक बनता है। ये सरकार ने बनाई है, सरकार आपकी है, यानी आपने ही अपने लिए योजना बनाई है। हम कोई पूर्वाग्रहग्रस्त होकर किसी योजना का क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। क्या जरूरत है इन चीज़ों की? अच्छा, 14 एकड़ में बंगलों की क्या जरूरत है? रहते अकेले हैं आप। बच्चों को पढ़ाने के लिए, चूंकि बच्चे तो आप पढ़ाएंगे फॉरेन में, दिल्ली में, मुंबई में, तो आपकी बीवी दिल्ली मुंबई में रहती है, आप रहते हैं बक्सर में। तो बताइए, 1.5 एकड़ के बंगला की क्या जरूरत है? 3 रूम का फ्लैट भी चल सकता है, 3 BHK। आपको बुरा लग रहा है? हाँ, अगर बुरा लग रहा है तो समझ लीजिए कि इसी परंपरा का हिस्सा आप भी बनने जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आपके अंदर अभिवृत्ति मूलक समस्या आए। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। अच्छा बताइए, पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो ब्यूरोक्रेट्स थे, इनकी गाड़ियों पर बत्ती लगी होती थी, कहीं नीली, कहीं पीली, कहीं लाल। वो हट गई कि नहीं? ऐसा कौन सा सेवा शर्तों में कमी आ गई? सेवा शर्त, सर्विस कंडीशन तो मेंटेन ही रही ना। ये कहीं ना कहीं आपके जो एटीट्यूड है, जन सामान्य के एटीट्यूड से अलग करके दिखा रहा था। बिल्कुल, इसी को देसी भाषा में भौकाल कहते हैं। क्या जरूरत इसकी? क्या जरूरत है? और ये सब परंपरा बनी हुई है, आपको बताऊं, क्योंकि सिविल सेवक जब परीक्षा पास करेगा, इतना पढ़ाई लिखाई करके जाएगा, खुद ही इतना सुलझा हुआ होगा कि उसे ये चीज़ें बहुत रास भी नहीं आती। बट एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। क्या जरूरत है इस प्रोटोकॉल की? समझ रहे हो मेरी बात? तो बिल्कुल व्यवहारिक चीज़ें लिखकर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वो किस आइटम को रटने की आवश्यकता नहीं है। रट्टेबाजी के लिए कई सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा हमें नहीं लगता कि जनरल स्टडीज पेपर 2 में कहीं भी कुछ रोट लर्निंग का सब्जेक्ट मैटर हो, रट्टेबाजी का विषय वस्तु हो, कहीं नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो कई सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है। अब आर्टिकल्स, क्लॉज, सब क्लॉज ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, जो आवश्यक है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बट यहाँ तो सब कुछ व्यवहारिक है। उत्तरदायित्व का अभाव। आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, ये सीनियर आईएएस हैं, डिविजनल कमिश्नर हैं। डिविजनल कमिश्नर के अंडर में 4 से 6 जिले होते हैं, समझ रहे हैं? अब मान लीजिए जिलाधिकारी महोदय ने कुछ गलती की, मामला डिविजनल कमिश्नर साहब के संज्ञान में आया। ये कहेंगे कोई नहीं, हमारी बिरादरी का ही है, पहले हम भी उस पद पे थे, मीडिया में छाया, लेकिन थोड़े दिन मामले को इन्होंने रफा दफा, मतलब ठंडे बस्ते में डाल दिया। बाद में इनकी सर्विस कंडीशन, पोस्टिंग, कोई असर नहीं पड़ा, ना इन पर फाइन लगा, ना कोई पेनाल्टी लगी। अब बताइए, ऐसे में जवाबदेही आ पाएगी? नहीं। तो आमतौर पे सिविल सेवा के भीतर इस तरह की प्रवृत्ति देखी जाती है। और ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई दबाव समूह है, इन्हीं का एसोसिएशन है, आईएएस एसोसिएशन। आईएएस एसोसिएशन से बड़ा कोई प्रेशर ग्रुप हिंदुस्तान में नहीं है। और अगर थोड़ा सा ये पॉलिटिसाइजेशन से अलग हो जाए, राजनीतिकरण से दूर हो जाए, कि जो चाहे वो करवा लें, स्वयं करने वाले यही हैं। लेकिन जो बड़े सिविल सेवक है, वो आमतौर पे आप देखेंगे किसी न किसी रूप में राजनीतिकरण के शिकार हो ही जाते हैं। मतलब राजनेताओं से नजदीकियां बन जाएगी, पॉलिटिकल अफिलिएशन हो जाएगा, ये सारी चीज। इन सारी वजहों से अब देखेंगे उत्तरदायित्व का अभाव देखा गया है। लाल फीता शाही। लाल फीता शाही। अब जरा सोचिए, आपने किसी के लिए सॉलिड टारगेट तय नहीं किया, और टारगेट तय किया भी तो उसके ऊपर जवाबदेहिता तय नहीं की। तो ऐसे में आपको नहीं लगता जो टारगेट 4 महीने में प्राप्त किया जा सकता था, प्राप्त करने में 4 साल लग जाएगा? ये क्या है? लेट लतीफ़ी ही तो है। इससे क्या शासन की गुणवत्ता बढ़ेगी? नहीं।
तो गुड गवर्नेंस के मार्ग में ये भी बाधा है। प्रशासनिक हिला हवाली, लेट लतीफी। अच्छा, नागरिकों का अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक न होना। अब जागरूक नहीं होते, इसलिए शासनिक तंत्र पे दबाव नहीं बना पाते। और जो थोड़ा इन चीजों के बारे में जान जाते हैं वो आए दिन देखेंगे धरने पे बैठ जाएंगे लोगों को लेकर। धरने पर बैठने का मतलब हुआ कि अपनी आवाज बुलंद करना। लोकतंत्र में धरने पर बैठना, आंदोलन करना, वास्तविक त्योहार यही है। इसी को कहते हैं एक्चुअल फेस्टिवल। और सब तो परंपराएं ये राजनीतिक त्योहार हैं। कभी भी डेमोक्रेसी के अंदर इसे निगेटिव तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। विरोध प्रदर्शन, जन आंदोलन, सत्याग्रह, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। तो जो नागरिक समाज, जो जन समूह अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होगा, वो शासन को अनुक्रियाशील नहीं बना पाएगा, रिस्पॉन्सिव नहीं बना पाएगा। शासनिक तंत्र अनुक्रियाशील रहे, समय पर रिस्पॉन्ड करे, ये तभी मुमकिन होता है जब दूसरे पक्ष से दबाव बनाया जाए। किस पक्ष से? जनता के पक्ष से, जिसके लिए सत्ता बनी है। कानूनों का अप्रभावी क्रियान्वयन। और अगर मान लीजिए अप्रभावी क्रियान्वयन को हाईलाइट भी किया जाता है तो न्यायिक लेट लतीफी। ये सारी चीजें एक साथ मिलकर भारत में शासन के क्षेत्र में बड़ी बाधाएं पैदा करती। क्लियर है ये बात? सुशासन सूचकांक। देखिए, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन 25 दिसंबर को पड़ता है ना? तो 25 दिसंबर 2019 को हमारे यहाँ 2019 को सुशासन सूचकांक जारी किया गया। समझ रहे मेरी बात? सुशासन सूचकांक। और 25 दिसंबर की घोषणा की गई कि इसी दिन सुशासन दिवस मनाया जाएगा हर साल। तो 25 दिसंबर 2019 को सुशासन सूचकांक जारी किया गया। क्या मकसद था इसका? इसका मकसद ये था कि देश में जितनी राज्य सरकारें हैं, संघ शासित प्रदेशों में जहाँ जहाँ सरकारें हैं, वे सरकारें शासनिक गुणवत्ता के लिए क्या कर रही हैं और उन्हें क्या करना चाहिए, इसके लिए मात्रात्मक डाटा इकट्ठा करना। डाटा इकट्ठा करना, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु को और सरकारों की तुलना में अधिक बेहतर परफॉर्म करने को प्रेरित कर रहा है। उस डाटा को इकट्ठा करिए। गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जहां ये प्रतीत होता है कि सरकार की फेल्योर की ये वजह बन रहे हैं, है ना? सरकार की शिकवा शिकायत का कारण बन रहे हैं। उनको इकट्ठा करिए। अब जब उनको इकट्ठा करेंगे तो ये मेजरमेंट किया जा सकता है ना, गुड गवर्नेंस के लिए कौन कौन सी गवर्निंग प्रैक्टिसेस बेहतर होंगी और किन किन गवर्निंग प्रैक्टिसेस से तौबा करना पड़ेगा, पूरी बनानी पड़ेगी। ये इसका उद्देश्य है। और साथ में ये भी उद्देश्य है कि राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों की सरकारों, यहाँ तक कि स्थानीय सरकारों को समय समय पर कुछ ऐसे आंकड़े मुहैया कराया जाए, और न सिर्फ आंकड़े मुहैया कराया जाए बल्कि उन्हें अभिप्रेरित भी किया जाए कि इन इन कारकों को ध्यान में रखते हुए अपने अपने दायरे में आप शासनिक प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करिए। तय मानिए सुशासन के मार्ग पे आप दौड़ना शुरू कर देंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ सुशासन सूचकांक के अंदर बताई जाती है। और सुशासन सूचकांक बेसिकली 10 क्षेत्रों को टारगेट करता है, कृषि, स्वास्थ्य वगैरह वगैरह। ये है पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप समझे भी होंगे और साथ में बुलेट पॉइंट्स भी फॉलो किए होंगे। अब नीचे एक लाइन खींचकर नोट्स बना लीजिए, टेक डाउन, क्योंकि इसके बाद हम लोग
ई गवर्नेंस में एंट्री करेंगे। क्या क्या कर दें? अच्छा, किन किन क्षेत्रों में ई, ये ई सूच, हाँ, सुशासन सूचकांक जारी होता है, लिखवा देंगे, चलो लिखो। अभी क्या हेडिंग डालेंगे आप? हाँ, सुशासन से संबंधित महत्वपूर्ण पहल, बिंदुवार लिख लीजिए, पॉइंट वाइज। पहली पहल, तृणमूल स्तर पर, तृणमूल मतलब, हाँ बिल्कुल, ग्रास रूट। तृणमूल स्तर पर, तृणमूल स्तर पर स्थानीय स्वशासन में, स्थानीय स्वशासन में जन सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, जन सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, जन सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, फिर से बोल दूं? ठीक है, जन सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत की संसद ने, भारत की संसद ने, भारत की संसद ने वर्ष 1992 में, वर्ष 1992 में 73वां, 73rd, 73वां तथा 74वां, कैसे लिखेंगे इसको? है ना? 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। बस इस पॉइंट को बहुत खींचना नहीं है, खींचना चाहें तो 1000 शब्दों में लिख सकते हैं इस पे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, अधिकार संबंधी वैधानिक निकायों, अधिकार संबंधी, अधिकार संबंधी वैधानिक निकायों, अधिकार संबंधी वैधानिक निकायों जैसे वर्ष 1992 में, जैसे वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया, वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया, जो कि एक वैधानिक निकाय है, एक वैधानिक निकाय है तथा इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए, का उद्देश्य महिलाओं के लिए संवैधानिक व, का उद्देश्य महिलाओं के लिए संवैधानिक व कानूनी, संवैधानिक व कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना है, संवैधानिक व कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना है। तो सुन लीजिए, इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए संवैधानिक व कानूनी उपायों की समीक्षा करना है। यह आयोग, यह आयोग यानी राष्ट्रीय महिला आयोग, यह आयोग सुधारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करता है, यह आयोग सुधारात्मक, रिफॉर्मेटिव
सुधारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करता है, शिकायतों के निवारण में सहायता करता है, शिकायतों के निवारण में सहायता करता है, शिकायतों के निवारण में सहायता करता है, तथा तथा महिलाओं को तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले, सब इम्पैक्ट करने वाले, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है। दूसरा लिखिए, वर्ष 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वैसे तो यह सन 1978 से ही अस्तित्व में था। कौन? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। लेकिन वैधानिक दर्जा कब मिला? 1993 में। हाँ, आगे लिखिए। यह भारत में अल्पसंख्यकों के हितों को यह भारत में अल्पसंख्यकों के हितों को प्रभाविकता प्रदान करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की ही तरह इसकी प्रकृति भी सलाहकारी है ना? राष्ट्रीय महिला आयोग की ही तरह इसकी प्रकृति भी सलाहकारी ही है। नेक्स्ट, सन 1993 ईस्वी में ही सन 1993 ईस्वी में ही मानवाधिकारों के पेरिस समझौता 1991 का अनुसरण करते हुए भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। यह भी एक वैधानिक निकाय है। यह भी एक वैधानिक निकाय है तथा इसकी प्रकृति भी सलाहकारी है। इसकी प्रकृति भी सलाहकारी है। नेक्स्ट पॉइंट 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 89
नवासीवें संविधान संशोधन अधिनियम, नवासीवें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के स्थान पर, पहले क्या था, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज एक ही था, संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के स्थान पर दो पृथक आयोगों, दो पृथक आयोगों जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1996 में, वर्ष 1996 में, वर्ष 1996 में सिटीजन चार्टर का निर्माण किया गया, सिटीजन चार्टर का निर्माण किया गया। इसको क्या बोलते हैं, नागरिक अधिकार पत्र, है ना। आप हिंदी में ही लिख सकते हैं सिटीजन चार्टर, नागरिक अधिकार पत्र का निर्माण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2003 में, वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया, वैधानिक दर्जा दिया गया, लिख लीजिए। वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, नागरिक शासन में उत्कृष्टता हेतु, नागरिक शासन में उत्कृष्टता हेतु, नागरिक शासन में उत्कृष्टता हेतु वर्ष 2006 में, चाहे तो इसको 2005-6 ऐसे करके लिख सकते हैं, वर्ष 2005-6 में प्रधानमंत्री पुरस्कारों की शुरुआत की गई, प्रधानमंत्री पुरस्कारों की शुरुआत की गई। महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा सुरक्षा अथवा संरक्षण कानून पारित किया, घरेलू हिंसा सुरक्षा कानून या संरक्षण कानून कुछ भी लिख सकते हैं, घरेलू हिंसा सुरक्षा अथवा संरक्षण कानून पारित किया। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2005 में, वर्ष 2005 में वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में, वीरप्पा मोइली, वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, चुनाव सुधार। चुनाव सुधार, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण रोजगार। फिर से सुन लीजिए, चुनाव सुधार, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन इत्यादि क्षेत्रों में भी पहलकारी कदम उठाए गए। ठीक है, गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स में अगर ये 5-6 पॉइंट आप ध्यान रखते हैं तो लिख ले जाएंगे। 5-6 मैं बोला होंगे ज़्यादा ही। हाँ, अब मुझे लगता है कि इसका लास्ट फैसेट लिखाना रह गया आपको। हाँ, अब हेडिंग डालिए, सुशासन सूचकांक, नहीं बाधाएं। हाँ बाधाएं, ये ना, तो लिख लीजिए सुशासन के मार्ग में आने वाली बाधाएं। टेक डाउन। वर्ष 2009 में, हाँ अच्छा अभी हेडिंग नहीं लिखे हैं, लिख लीजिए। मेरे दिमाग में चल रहा है ना कि तुरंत ई गवर्नेंस में शिफ्ट करना है। कल हम लोगों का टॉपिक आगे नहीं बढ़ पाया ना, हालांकि कल का सेशन मेरी नज़र में अब तक का शानदार सेशन रहा। हाँ समय मिलेगा तो एक और डाउट सेशन रख लेंगे, बट टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कि समय मिला तो, क्योंकि विशेष रिक्वेस्ट पे मैं आपकी क्लास 27 से 30 तक शिफ्ट कराया हूँ। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके सिलेबस का कोई भी हिस्सा छूटे नहीं, और नहीं छूटेगा। अब तो समझ लीजिए कि गवर्नेंस में 2-3 डायमेंशन मतलब बेहद इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। इन्हीं सब इनपुट्स के आधार पे सारे सवालों का जवाब लिख देंगे आप। लिखिए, सुशासन के मार्ग में आने वाली बाधाएं, टेक डाउन। वर्ष 2009 में, वर्ष 2009 में, वर्ष 2009 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट नागरिक केंद्रित शासन, नागरिक केंद्रित शासन, सुशासन का हृदय 2009। नागरिक केंद्रित शासन, सुशासन का हृदय, यही रिपोर्ट थी। इसकी रिपोर्ट द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की, नागरिक केंद्रित शासन सुशासन का हृदय 2009 के अनुसार, के अनुसार सुशासन के क्षेत्र में व्याप्त, सुशासन के क्षेत्र में व्याप्त कुल 5 प्रकार की, कुल 5 प्रकार की बाधाओं का जिक्र किया गया। कुल 5 प्रकार की बाधाओं का जिक्र किया गया। जैसे, जैसे पहला, लोक सेवकों की यानी सिविल सेवकों की या नौकरशाहों की, कुछ भी लिख लीजिए, लोक सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्याएं।
लोक सेवकों की अभिवृत्तिमूलक समस्याएं। दूसरा, लोक सेवकों में उत्तरदायित्व का अभाव। लोक सेवकों में उत्तरदायित्व का अभाव। तीसरा, प्रशासनिक तंत्र में लाल फीताशाही। प्रशासनिक तंत्र में लाल फीताशाही। चौथा, नागरिकों का अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक न होना। यानी उनके अंदर जागरूकता का अभाव। और पांचवा, कानूनों तथा नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन न हो रहा हो। इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, अप्रभावी कार्यान्वयन। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे सुशासन सूचकांक। टेक डाउन। प्रशासनिक सुधार व शिकायत विभाग ने, मतलब लोक शिकायत विभाग, प्रशासनिक सुधार प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग ने सुशासन दिवस के अवसर पर प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग ने सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2019 को 25 दिसंबर 2019 को सुशासन सूचकांक जारी किया। 25 दिसंबर 2019 को सुशासन सूचकांक जारी किया। ध्यातव्य है 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इसी उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन सूचकांक के प्रमुख उद्देश्य सुशासन सूचकांक के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, सुशासन सूचकांक के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, पॉइंट नंबर 1, सभी राज्यों
सभी राज्यों सभी राज्यों तथा सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति की तुलना करने के लिए शासन की स्थिति की तुलना करने के लिए शासन की स्थिति की तुलना करने के लिए मात्रात्मक डाटा प्रदान करना मात्रात्मक डेटा प्रदान करना मात्रात्मक डेटा प्रदान करना। सेकंड पॉइंट, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को शासन में सुधार हेतु शासन में सुधार हेतु उपयुक्त रणनीति बनाने शासन में सुधार हेतु उपयुक्त रणनीति बनाने और उपयुक्त रणनीति बनाने व लागू करने में सक्षम बनाना एवं लागू करने में सक्षम बनाना। तीसरा, परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण और प्रशासन में बदलाव करना। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, सुशासन सूचकांक कुल 10 क्षेत्रों को ध्यान में रखता है कुल 10 क्षेत्रों को ध्यान में रखता है तथा उन 10 क्षेत्रों को 50 संकेतकों पर 10 क्षेत्रों को 50 संकेतकों पर मापने का कार्य करता है, मेजरमेंट। दसों क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला, कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्र कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्र। दूसरा, कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्र। दूसरा, वाणिज्य व उद्योग। पहला, कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्र। दूसरा, वाणिज्य व उद्योग। तीसरा, मानव संसाधन विकास। तीसरा, मानव संसाधन विकास। चौथा, पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य। चौथा, सार्वजनिक स्वास्थ्य। पांचवा, सार्वजनिक अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। सार्वजनिक अवसंरचना तथा उपयोगिताएं। सार्वजनिक अवसंरचना तथा उपयोगिताएं। छठा, आर्थिक शासन। आर्थिक शासन। आर्थिक शासन।
सातवां, समाज कल्याण व विकास, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, समाज कल्याण व विकास। आठवां, न्यायिक तथा सार्वजनिक सुरक्षा, न्यायिक तथा सार्वजनिक सुरक्षा, फिर से सुन लीजिए, आठवां, न्यायिक तथा सार्वजनिक सुरक्षा। नौवां, पर्यावरण, नौवां, पर्यावरण। दसवां, नागरिक केंद्रित शासन, नागरिक केंद्रित शासन, नागरिक केंद्रित शासन। इसी के साथ हम लोगों ने गुड गवर्नेंस से रिलेटेड लगभग सारे महत्वपूर्ण फेसेट्स कर डाले। अब आप हेडिंग डालिए ई शासन। ई गवर्नेंस, ई शासन। ठीक है, देखिए, ई शासन में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से है। किससे है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक्स। ICT। अभी इसकी हिंदी लिखूंगा, परेशान मत होइएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। तो ध्यान रखिएगा, नाम से ही सुस्पष्ट है कि शासन में इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग किया जाना है। शासन में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना। सूचना एवं संचार तकनीकी, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सूचना व, हाँ, संचार प्रौद्योगिकी या तकनीकी, यही है ना? सूचना व संचार प्रौद्योगिकी। तो अगर शासन व्यवस्था के संचालन में, शासन तंत्र में ICT का प्रयोग किया जाने लगे, इसे आप क्या कहेंगे? ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस। अब देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो व्यवहारिक रूप दिखता है वो किस तरीके से? इसके एग्जाम्पल्स हैं वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। हिंदी में भी लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि चौड़ा क्षेत्र प्रसार है। आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, वाइड, हाँ, इस तरह से लिखना होगा, वाइड एरिया नेटवर्क, मोबाइल कंप्यूटिंग, है ना? कंप्यूटराइजेशन, इंटरनेट, एटसेट्रा।
अब देखिए, इसको हिंदी में लिखने का सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। कई सारे अहिंदी भाषी नेताओं का भाषण आपने हिंदी में सुना होगा। हाँ, वो बेसिकली जो हिंदी में बोलना होता है उसे अंग्रेजी में लिख दिया गया होता है उसी चीज़ को। प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो कैसे लिखा होगा? PYARE, प्यारे। आप समझ लीजिए कि इसी को उल्टा कर लीजिए, जो अंग्रेजी में लिखा है इसको आप हिंदी में लिख लीजिए, क्योंकि इसका हिंदी अनुवाद निकालेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसे क्या लिखेंगे आप? वाइड एरिया नेटवर्क, मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग। हाँ, कंप्यूटराइजेशन का चाहे तो लिख ले कंप्यूटरीकरण। कंप्यूटरीकरण। अब इंटरनेट को क्या लिखेंगे? इंटरनेट ही लिखेंगे। सिंपल सी बात। अगर गवर्निंग डोमेन में, गवर्नेंस में, गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस इन सारे डिवाइसेस का प्रयोग करने लगे तो समझ लीजिए कैसा गवर्नेंस है। तो सिंपल। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक का कहना है, विश्व बैंक का, अगर शासन में इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग किया जाए, इंटरनेट व उससे जुड़ी हुई सुविधाओं का प्रयोग किया जाए, कई सारे लाभ मिलेंगे। लाभ क्या होंगे? पहला, लागत खर्च खर्च घटेगा। लागत खर्च घटेगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज सपोज स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष ने यह निर्णय लिया कि हिंदुस्तान के सारे राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष हो और तीनों विधानमंडल वाले संघ शासित प्रदेशों के विधानसभा अध्यक्षों की हम मीटिंग बुलाएंगे। अब जरा सोचिए, एक मीटिंग बुलाने का तरीका है फिजिकल मीटिंग, दूसरा ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब आप ही बताएं कौन सुगम होगा? वीडियो। कौन सस्ता होगा? वीडियो कॉन्फ्रेंस। उस मीटिंग में अगर हम लागत की बात करें, कॉस्टिंग की, तो आप बोले कॉस्टिंग बहुत घट जाएगी। हाँ, तो विश्व बैंक ने इन चीज़ों को कंसीडर किया, कहा कि शासनिक क्षेत्र में लागत घट जाती है, कर में वृद्धि आती है, टैक्सेशन में, व्यापार व्यवसाय पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। आप देखेंगे कई सारे बिजनेस घर बैठे ऑनलाइन चल रहे हैं। एक सेवा प्रदाता अपनी सेवाएं आम जनता को अधिक सहजता से प्रदान कर सकता है। इससे बड़े लाभ होंगे। सरकार और नागरिक के बीच के जो संबंध हैं वो संबंध भी प्रगाढ़ होंगे। देखिए, नागरिक को सरकार की सेवाओं का लाभ त्वरित अगर मिल जाए तो नागरिक सरकार से खुश होगा कि नहीं होगा? इससे सरकार की संस्थाओं में विश्वास बहाली भी होती है। अब जरा सोचिए, आज के दौर में हम ई पॉलिसिंग की बात करते हैं, ई कोर्ट की बात करते हैं। आपने देखा था कोविड के दौरान भी हमारे जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे थे। हाँ, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग हम नहीं करते जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में या जस्टिस डिलीवरी प्रोसीजर में, तो बताइए उन दिनों तक तो न्याय ठप ही पड़ जाता ना देश का। ऐसा तो था नहीं कि अपराध नहीं हो रहे थे, तब भी हो रहे थे, और नहीं भी हो रहे तो पहले इतने पर्याप्त मात्रा में हो चुके हैं कि उन्हीं को सुलझा लो। ह्यूज पेंडेंसीज ऑफ केसेस अक्रॉस द कोर्ट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक ने जुगांतकारी परिवर्तन लाया है शासन के क्षेत्र में। और आपको बताऊं, वर्ल्ड बैंक के शब्दों में ई शासन का सीधा मतलब है
शासन में इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग करते हुए, आप कह सकते हैं सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए, मतलब आईसीटी का प्रयोग करते हुए शासन को सहज या सामान्य, सहज, नैतिक, उत्तरदायी, अनुक्रियाशील, अनुक्रियाशील तथा पारदर्शी बनाया जाएगा। विश्व बैंक की क्या परिभाषा है ई शासन को लेकर? ई शासन मतलब ऐसा शासन जिसमें सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए शासन को एक ऐसा रूप दिए जाने की कोशिश की जाए जिससे यह शासन जनता को सहज लगे, नैतिक हो, उत्तरदायी हो, अनुक्रियाशील हो और पारदर्शी। इसी को बोला गया स्मार्ट शासन। क्या बोला गया? स्मार्ट शासन। स्मार्ट शासन। तो देखिए, अगर शासन अगर शासन आईसीटी का प्रयोग करते हुए अपने आप को स्मार्ट शासन में बदल डाले, समझिएगा वही ई शासन है। बात समझ में? फिर से सुनिए, ई शासन मतलब ऐसी शासनिक व्यवस्था जो आईसीटी का प्रयोग करते हुए निरंतर इस कोशिश में हो कि वो सहज, नैतिक, उत्तरदायी, अनुक्रियाशील तथा पारदर्शी शासन सुनिश्चित कर सके, तो समझिए कि वो शासन कैसा है? ई शासन। ई शासन मतलब ई शासन का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट शासन, यही ना? ई शासन का उद्देश्य है स्मार्ट शासन में रूपांतरण। यानी ई शासन की अवधारणा क्यों लाई गई? ताकि शासन को हम स्मार्ट शासन का रूप दे सके। स्मार्ट शासन। और ई शासन का सीधा मतलब है शासन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स या आईसीटी। तो शासन में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इनकॉर्पोरेशन क्यों किया जाता है? इसलिए कि शासन को हम स्मार्ट शासन बना सकें। स्मार्ट शासन का मतलब, इसके सारे शब्दों का अपना अपना अर्थ है। स्मार्ट को हम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? SMART। SMART। एस स्टैंड्स फॉर सिंपल। सिंपल मतलब देख रहे हैं इधर कहीं लिखा हूं मैं, सहज, सहज। एम स्टैंड्स फॉर मोरल, नैतिक। ए स्टैंड्स फॉर अकाउंटेबल, अकाउंटेबल, जवाबदेह, उत्तरदायी, है ना? आर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिव या रिस्पॉन्सिबल, है ना? अनुक्रियाशील, है ना? अनुक्रियाशील। एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपेरेंट। क्या पता चला? पारदर्शी। क्लियर ये बात? चलिए, ये मेरे साथ एक बार फिर से आप रिवाइज करिए। जब शासन में इलेक्ट्रॉनिक्स या आईसीटी या एकदम सीधी सपाट भाषा में कहो इंटरनेट का खूब प्रयोग किया जाने लगे, तो वैसे शासन को क्या कहेंगे? ई शासन की अभिव्यक्ति किस रूप में होती है? स्मार्ट शासन। स्मार्ट शासन बोले तो एक ऐसा शासन
जो सहज हो, मतलब शासनिक तंत्र में जटिलता का एहसास ना हो, नैतिक हो, यानी नैतिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए, मुख्य तौर पे संवैधानिक नैतिकता का ध्यान रखते हुए, क्योंकि जब संवैधानिक नैतिकता का ध्यान कोई भी शासनिक तंत्र रखेगा, तय मानिए वो भ्रष्टाचार से बचा रहेगा। और अगर संवैधानिक नैतिकता का दामन आपने छोड़ दिया तो क्या होगा? हाँ, संभव है आप भ्रष्टाचार के शिकार हो जाएं। उत्तरदायी, अनुक्रियाशील और पारदर्शी। उत्तरदायी का मतलब ये हुआ कि शासनिक तंत्र और उसमें उससे जुड़े हुए लोगों ने अपने कर्तव्यों का जो निर्वहन किया, उनके कर्तव्य निर्वहन से आपको जो लाभ हुआ हुआ वो तो अलग बात है। अगर हानि हुई, नुकसान हुई, तो इसकी जवाबदेहिता उन्हें तय करनी पड़ेगी। ये क्या है? यही उत्तरदायित्व है, यही अकाउंटेबिलिटी है। और अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए आपको नहीं लगता कि संस्थागत तौर पे हमें काफ़ी प्रिपेयर्ड होना पड़ता है? यानी अगर कोई नौकरशाह, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सिविल सर्वेंट अगर ऐसी गलती करता है, तो उसके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके माध्यम से इन्हें पनिश किया जाना चाहिए, इन्हें दंडित किया जाना चाहिए, ताकि इनको एक लेसन जाए कि आप अगर अकाउंटेबल तरीके से, अकाउंटेबिलिटी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे, तो आप मान के चलिए कि आप इस सेवा के लिए, इस पद के लिए अयोग्य हैं। अगर इस तरह की डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, तो ज़रूर एक अच्छा संदेश जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होता है? ई गवर्नेंस से जो ऑफिशियल्स हैं वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका आकलन हो जाता है। आपका अगर कोई दोस्त मित्र आईएएस या पीसीएस हो तो पूछिएगा, वो अपने मोबाइल फ़ोन को कभी ऑफ नहीं कर सकते, पहली बात। और ऑफ किए भी तो फ्लाइट मोड में भी डेटा ऑन रखना होगा, क्योंकि किसी भी समय सीनियर अधिकारी की वीडियो कॉल आपके पास आ जाएगी, है ना? अब पता चला कि ऑफिस आवर है और आप आम के पेड़ के नीचे ठंडी हवा ले रहे हैं बाहर निकल के, मतलब काम धाम छोड़कर सुस्ता रहे हैं उधर, रिलैक्स। ये नहीं चलेगा, तुरंत पता चल जाएगा। डीएम साहब क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी कॉन्फ्रेंस पे हैं, लाइन पे हैं। पर देखो, मुख्यमंत्री महोदय लाइन पे हैं, जिलाधिकारी महोदय लाइन पे हैं, और एसडीएम साहब आम के पेड़ के नीचे हैं। अब आपको नहीं लगता कि इन्हें अच्छी खासी छुट्टी दे दी जाएगी कि जाइए बढ़िया से बागवानी करिए? ये किस वजह से? ये आखिर मान लीजिए इस डर से वो अकाउंटेबल रहेंगे कि नहीं अपने काम के प्रति, अनुक्रियाशील भी रहेंगे, आगे से ऐसी गड़बड़ी करने से वो बचेंगे। जरा सोचिए, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस को कितना धारदार बना दिया। आपको अपने अधिकारियों पर नजर रखने के लिए फाइनल इंस्पेक्शन, जिसको हम औचक निरीक्षण कहते हैं, ये करने की जरूरत नहीं है। औचक अभी मन किया कि अच्छा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ये क्या कर रहा है, आपने वीडियो कॉल लगा दी, पहले से सख्त गाइडलाइन है, कॉल उठाना है। समझ रहे मेरी बात? अब पता चला कि बार बार डीओ साहब फोन काट दे रहे हैं, उनका निरीक्षण हो गया। अब आगे जो कार्रवाई होनी है ना, वो जिलाधिकारी महोदय कर डालेंगे। पहले क्या होता था? फाइनल इंस्पेक्शन से में बिल्कुल लाव लश्कर, अचानक पता चला अरे कप्तान साहब की गाड़ी बगल के थाने तक पहुंच गई है, तब पता चला शिकारपुर वाले भी लग गए फटाफट तैयारी करने में कि फटाफट मुस्तैद हो जाओ, क्या पता गाड़ी इधर घूम जाए। अब उसकी आवश्यकता है? कुछ नहीं है। कप्तान साहब की कॉल जाएगी थाना प्रभारी के पास, एसएचओ साहब के पास, वो सीधे बोल देंगे ऐसा है, जरा मोबाइल का कैमरा पूरी परिसर में घुमा दो, जरा देख ले, और कांस्टेबल्स वगैरह भी क्या कर रहे हैं। हो गया काम। और केवल बातचीत ही नहीं, बातचीत की रिकॉर्डिंग भी होगी। तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में
जो इंटरेक्शन हो रहा है उसे रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। अगर मान लीजिए प्रथम दृष्टया सारी चीज़ें ठीक से नहीं देख पाए तो बाद में फुर्सत में रिकॉर्डिंग देखेंगे। अब बताइए, ये आईसीटी की वजह से ही तो हुआ। ठीक, देखिए, यूनेस्को क्या है ये? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का कहना है कि ई शासन एक ऐसी शासनिक व्यवस्था है जो अपने गतिविधियों के परिचालन में इंटरनेट और संचार सेवाओं का प्रयोग करते हुए नागरिक समाज के जीवन से जुड़े हुए हर पक्ष, चाहे वो राजनैतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, उनसे संबंधित प्रभावी तथा पारदर्शी सूचनाएं नागरिक समाज को उपलब्ध कराती है। ये बेसिकली यूनेस्को की परिभाषा है। इसकी, ई शासन की। वर्ल्ड बैंक की परिभाषा से आप परिचित हो ही गए हैं। अब देखिए आगे की कहानी। जो ई शासन है ये बेसिकली 3 चरणों में काम करता है, 3 फेजेज में। ई शासन के बेसिकली 3 फेजेज हैं, 3 चरण हैं। शुरुआत होती है कंप्यूटरीकरण से। किससे? कंप्यूटरीकरण से। कंप्यूटराइजेशन। दूसरा, नेटवर्किंग। और तीसरा, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग। ऑनलाइन प्रोग्रामिंग। कंप्यूटरीकरण, नेटवर्किंग, ऑनलाइन कार्यक्रम। यही ई शासन इन्हीं 3 चरणों में संचालित होता है। कंप्यूटरीकरण का क्या मतलब है? अरे भाई, कंप्यूटर सिस्टम को विकसित करना, है ना। नेटवर्किंग, अलग अलग कंप्यूटरों को साथ में जोड़ना इंटरफेस के माध्यम से। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑनलाइन प्रोग्राम चालू। तो हाँ, तो ये बेसिकली 3 फेजेज हैं। बट जो सबसे अहम बात है वो है ई गवर्नेंस के दायरे में होने वाली अंतःक्रियाएं, है ना, जिसको हम बोलते हैं इंटरैक्शंस, अंतःक्रियाएं। 2 फेसेट्स बड़े महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, जिसे हर हाल में आपको ठीक से समझना होगा। समझ तो खैर ये भी गए होंगे, बट यहाँ से सवाल पूछा जाए ये आवश्यक नहीं है, तो मैं यूं ही बता दिया। ई शासन, ई शासन से संबंधित संबंधित अंतःक्रियाएं, अंतःक्रियाएं, है ना, अंतःक्रियाएं, ई शासन से संबंधित
अंतःक्रियाएं, इंटरैक्शंस रिलेटेड टू ई गवर्नेंस। बेहतर होगा इसकी इंग्लिश हेडिंग भी लिख लीजिए, इंटरैक्शंस रिलेटेड टू। अच्छा, ई गवर्नेंस में ई हमेशा स्मॉल में ही लिखेंगे, है ना? ई गवर्नेंस, इंटरैक्शंस रिलेटेड टू ई गवर्नेंस। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली चार तरह के इंटरैक्शंस होते हैं कि हम लोग बात करेंगे, जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। ये चार तरह के इंटरेक्शन। आज बस इसका फ्रेमवर्क मैं आपके सामने रख देता हूँ, कल इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि छुट्टी के लिए आप तैयारी शुरू कर दे अभी से। अभी अगले 15 मिनट तक पढ़ाऊंगा मैं। हाँ, देखिए, ये है आपकी ई गवर्नेंस, ई शासन। ई शासन, ई शासन में कुल 4 स्तरों पे इंटरेक्शन होता है। कितने स्तरों पे? 4 स्तरों पे। चलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इधर जी टू सी, जी टू सी, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच कैसे एक इंटरफेस बनाकर ठीक तरीके से इंटरेक्शन को बढ़ावा दिया जाए, है ना? उस पर हम लोग बात करेंगे, जी टू सी। दूसरा है जी टू बी, गवर्नेंस टू बिजनेस, है ना? गवर्नेंस टू बिजनेस, जी टू बी। तीसरा है जी टू जी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इधर गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और इधर क्या है? जी टू ई, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। चाहे तो इसको आप ऐसे लिख भी लें, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, सरकार व नागरिकों के मध्य अंतःक्रिया, है ना? सरकार व नागरिकों के मध्य अंतःक्रिया। यहाँ क्या है? गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार व व्यापार के मध्य अंतःक्रिया। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार व सरकार के मध्य अंतःक्रिया। और चौथा है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। सरकार व कर्मचारियों के मध्य अंतःक्रिया। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसको जस्ट अभी आपके सामने मैं फ्रेमवर्क रखा हूँ, ठीक है? इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेसेट है वो है मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस। क्या है? मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस, मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस।
ई शासन के प्रतिमान। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रतिमानों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिमान तो वैसे कई सारे हैं। अब जैसे इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। ब्रॉडकास्टिंग मॉडल इसको बोलते हैं व्यापक प्रसार प्रतिमान, है ना। ब्रॉडकास्टिंग मॉडल का दूसरा नाम है वाइडर डिसेमिनेशन मॉडल। हिंदी में व्यापक प्रसार प्रतिमान। मॉडल को हिंदी में प्रतिमान बोलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। दूसरा है CFM, क्रिटिकल फ्लो मॉडल। क्या बोलते हैं इसको? क्रिटिकल फ्लो मॉडल। मुख्य प्रवाह प्रतिमान। मुख्य प्रवाह प्रतिमान। CFM का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं। क्रिटिकल फ्लो मॉडल। ठीक है। तीसरा है कंपैरेटिव असेसमेंट मॉडल। तुलनात्मक विश्लेषण प्रतिमान। तुलनात्मक विश्लेषण प्रतिमान। और तीसरा है जिसका संबंध बाय एंड लार्ज ग्लोबल गवर्नेंस से है, सर्विस डिलीवरी मॉडल। SDM, नॉट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सर्विस डिलीवरी मॉडल। सर्विस डिलीवरी मॉडल क्या लिखेंगे उसको हिंदी में? सेवा प्रदाता प्रतिमान, यही ना। सेवा प्रदाता प्रतिमान। इन सारे मॉडल्स को हम लोग समझेंगे और उसके बाद ये भी जानेंगे कि भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी इनिशिएटिव्स ली जा रही है। और इसे पूरा करने के बाद फिर हम लोग कल ही की क्लास में, अच्छा कल कोई ऑफ नहीं है। पिछला सैटरडे ऑफ किया था एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपकी आंसर कॉपी चेक करने के चक्कर में, लेकिन बाद में लगा कि ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो सिलेबस आपका रह जाएगा, ध्यान रखिएगा। वैसे भी आपकी तो 6 दिन क्लास होती है, तो कल भी हम लोग अपने तय समय पर मिलेंगे, यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल का डिस्कशन और महत्वपूर्ण होने जा रहा है, उसमें हम लोग सेवोत्तम मॉडल वगैरह ये सब पढ़ेंगे, तमाम चीज़ें, सिटीजन चार्टर वगैरह। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।